कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने यूरोप शुरू करा था और यूरोप शुरू करने के बाद में उसके आउटर एरिया को हमने पता कर लिया था। आउटर एरिया में कौन कौन से प्रमुख स्थान है उसके बारे में हमने जानकारी एकत्रित की थी। अब उसके बाद में हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और अंदर की ओर प्रवेश कर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीजें प्रमुख रूप से है। तो आपको सभी को पता है कि जो भी सभ्यता बसी, चाहे वर्तमान की हो, चाहे मध्यकाल की हो, चाहे प्राचीन काल की, वे सभी नदियों के किनारे बसी और नदियों के किनारे ही इनका जीवन चला। तो इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करते तो नदियों का महत्व ज्यादा रहता है। तो हम इसी नदियों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे कि यूरोप में कहां कहां पर कौन कौन सी नदियां है और कहां से निकलती है और कहां पर ये मिल जाती है। तो अब जब हम यूरोप चलेंगे तो यूरोप चलने के दौरान वही नार्मेनियन सागर, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला, बाल्टिक सागर। जैसे आप बाल्टिक सागर में पहुंचोगे तो आपको एक देश दिखाई देगा, पोलैंड। कौन सा देश दिखाई देगा? पोलैंड। इस पोलैंड में आपको एक पर्वतमाला दिखाई देंगी। उस पर्वतमाला से आपको एक नदी निकलते दिखाई देगी। नदी का नाम है विस्तुला। ये विस्तुला नदी निकलते दिखाई देंगी, जिसके समीप या किनारे पर आपको एक शहर दिखाई देगा जिसका नाम है वारसा। कौन सा शहर? वारसा। ये वारसा संधि 1919 वाली, वो याद रखिएगा, जो जर्मनी के साथ की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, वो वारसा शहर अवस्थित है। ये वारसा शहर वस्त्र उद्योगों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था। वर्तमान में भी है, पर अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर वस्त्र उद्योग लगाए जाने के साथ साथ अन्य उद्योगों की मात्रा बढ़ने के कारण वस्त्र उद्योग कहीं ना कहीं धीरे धीरे घाटे में चलने लगे। इसके कारण यहाँ पर उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया और यहीं पर आपको इसके समीप में एक लार्ज करके एक शहर दिखाई देगा जो वर्तमान में पोलैंड का वस्त्र उद्योग के लिए एक प्रसिद्ध शहर है। आया यहाँ तक के समझ में? इसी के बाद में आइए आप जर्मनी और पोलैंड की सीमा पर। जर्मनी और पोलैंड की सीमा पर जब आओगे तो आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है ओदर। कौन सी नदी है? ओदर। ये ओदर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाते हुए ये बाल्टिक सागर में गिरती है। ठीक है कोई? इसी के बाद में आप आइए, एक नदी आपको दिखाई देंगी जिसका नाम है स्लेट। ये स्लेट नदी निकलती है और जर्मनी की एक महत्वपूर्ण नदी है, और जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी है। और ये जहां पर गिरती है उसका नाम है उत्तरी सागर, और उत्तरी सागर में जहां पर गिरती है वहां पर समीप मुहाने पर आपको हेम्सबर्ग बंदरगाह दिखाई देगा, जो जर्मनी का जलयान उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी की एक सहायक नदी है स्प्रिट। ये एक प्रमुख सहायक नदी है और इसी नदी के किनारे पर बर्लिन अवस्थित है। कौन अवस्थित है? बर्लिन, जो जर्मनी की कैपिटल है। कोई दिक्कत यहां तक? इसी के बाद में आपको एक प्रमुख नदी दिखाई देंगी। उस प्रमुख नदी का नाम राइन। राइन, जिस प्रकार से आपने नॉर्थ अमेरिका देखा था, नॉर्थ अमेरिका में आपको सेंट लॉरेंस नदी दिखाई दी थी, वैसे ही कुछ आपको राइन नदी दिखाई दी। ये राइन नदी निकलती स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से निकलने के बाद में ये भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है। भ्रंश घाटी में प्रवेश करने के बाद में जर्मनी और फ्रांस की सीमा होते होते ये पहुंच जाती है नीदरलैंड, और नीदरलैंड होते हुए वो गिर जाती है कहां पर? उत्तरी सागर में। जिस प्रकार से सेंट लॉरेंस नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाने वाली नदी है, उसी प्रकार से राइन नदी भी है। और यही कारण है कि राइन नदी के किनारे सर्वाधिक मात्रा में किसका उद्योगों का स्थापना हुई, उद्योगों की स्थापना हुई। आप ये याद रखिएगा। इसी के बाद में आपको और जब आओगे तो आपको एक नदी दिखाई देंगी जिसका नाम है लॉरी। कौन सी नदी? लॉरी। ये लॉरी नदी बेल्जियम की एक प्रमुख नदी है। अब जहां पर देखें, बेल्जियम की प्रमुख नदी आपको दिखाई देंगी। और उसी के बाद में आपको एक प्रमुख नदी दिखाई देंगी जिसका नाम है सीन। उससे नीचे आते हैं, ये राइन देखी, ये आपने लॉरी देखी,
उसके बाद में आपको एक नदी दिखाई देंगी जिसका नाम है सीन। सीन नदी, ये सीन नदी फ्रांस की एक प्रमुख नदी है जिसके किनारे पर विश्व का सुंदरतम शहर जो कॉस्मेटिक के लिए जाना जाता है, उसका नाम पेरिस, वो अवस्थित है। याद रखेंगे। इसी के बाद में आप जब नीचे आओगे तो आपको एक कैंटेबियन पर्वतमाला दिखाई देंगी, और उस कैंटेबियन पर्वतमाला के बाद में आपको पेरिनिश पर्वतमाला दिखाई देंगी, और यहीं पर आपको नीचे में दो प्रमुख नदी दिखाई देंगे, दाउरो और टेगस। ये दो देशों में सीमा नहीं बनाती, दो देशों से होकर गुजरती, एक स्पेन से निकलती है दोनों, और वो पुर्तगाल होते हुए नॉर्थ अटलांटिक महासागर में गिरती है। उसमें से एक नदी है टेगस जो दक्षिण में है दाउरो के, वो पुर्तगाल की राजधानी बिस्मित के वहां पर अवस्थित है, उसी पर अवस्थित है, और इसीलिए टेगस नदी का महत्व ज्यादा है। सॉरी। इसी के बाद में आप कैडिज की खाड़ी में आइएगा। कैडिज की खाड़ी में जब आओगे आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ग्वादर टीवर करके एक नदी निकलती हुई दिखाई देगी जो स्पेन से निकलती है और स्पेन में ही होते हुए नॉर्थ अटलांटिक सी में नॉर्थ अटलांटिक सी के कैडिज की खाड़ी में गिरती है। ये स्पेन की प्रमुख नदी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी के बाद में आप थोड़ा सा यहां से क्रॉस करने के बाद में आप थोड़ा ऊपर आइए। जब ऊपर आओगे तो ऊपर आने पर आपको एक नदी दिखाई देगी, रोन, राइन नहीं, रोन। ये रोन नदी दिखाई देंगी और ये गिरते हुए दिखाई देंगे लियोन की खाड़ी में, लियोन की खाड़ी में। जिस प्रकार से सीन नदी का महत्व उत्तर में है, उसी प्रकार से रोन नदी का महत्व दक्षिण में है। ये एकमात्र फ्रांस की नदी है जिसका निकास भूमध्य सागर में होता है। ठीक है बच्चों। इसी के बाद में आप आगे आइए, आपको मोनाको दिखाई देगा, छोटा सा शहर है, और उसी के बाद में आपको इटली दिखाई देगा, ये क्षेत्र इटली। इटली में आपको एक नदी दिखाई देंगी जो लुम्बार्डी के मैदान होते हुए एडियाटिक सागर के वेनिस की खाड़ी में गिरती दिखाई देगी, जिसका नाम है पो नदी। ये पो नदी जिस प्रकार से भारत में गंगा नदी का महत्व है, उसी प्रकार से पो नदी का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आप ये पो नदी याद रखिएगा। इसी के किनारे मिलान है और इसी के किनारे वेनिस है। पो नदी का बहुत अधिक महत्व है, और यहीं पर एकमात्र चावल उत्पादन किया जाता है जो विश्व में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसी के बाद में आपको, जब आप इटली के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तो इटली के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद में आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है टाइबर। टाइबर नदी विश्व के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी और इटली की राजधानी रोम होते हुए आपको आयोनियन सागर में गिरते हुए दिखाई देंगी। ये आयोनियन सागर है, ये टिरेनियन सागर है, और ये एडियाटिक सागर है। तो आपको आयोनियन सागर में गिरते हुए दिखाई देंगी कौन सी? टाइबर नदी। आज के लेक्चर में हम इतनी सारी नदियों के विषय में देखे हैं। कल के लेक्चर में कुछ और नदियां रहेंगी और पर्वत श्रृंखला रहेंगी, जिसे हम कवर करते हुए एशिया में पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।